जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। एंड व्यूअर्स, आज फिर काफी अरसे के बाद मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया साहब। आप फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन रहे हैं भारत के। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जय हिंद और सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। आज जनरल साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं 4-5 टॉपिक इनसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वन बाय वन में सर के साथ जाऊंगा। सर, सबसे पहला जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वो तो क्योंकि सर सुबह ही बाइडेन, जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, वो हल्फ उठा रहे हैं, और कैमला हैरिस उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनकी समहाउ रीजन्स इंडिया से हैं, उनकी जो मदर हैं। सो हाउ डू यू सी लुकिंग एट द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया को आप एक माजी में भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ चहमगोइयां चल रही हैं कि ये डेमोक्रेट्स हैं। हालांकि ओबामा भी डेमोक्रेट थे और उन्होंने चीजों को बहुत आगे लेके गए थे जब इनके ये वीपी थे। तो लेकिन ये चहमगोइयां चल रही हैं कि शायद जो है वो जो रूल्स बेस्ड सिस्टम है या वैल्यूज का जो सिस्टम है जो अमेरिका ने प्रोपोगेट किया, उस पे लाके शायद इंडिया पे थोड़ा अमेरिका क्वेश्चन मार्क लगाएगा। हाउ डू यू सी नेक्स्ट 4 years एट लीस्ट बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, सर? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, उसमें तो कोई शक नहीं, कल से आएगी। और डेफिनेटली कोई फॉरेन पॉलिसी चेंजेस जरूर होंगे, लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो वही रहेगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट। फॉरेन पॉलिसीज आर डिपेंडेंट ऑन नेशंस एंड नेशनल इंटरेस्ट। एंड जो अभी के हालात हैं, जैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर है, और खासतौर से कोविड में, मैं पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं करूंगी, पोस्ट कोविड अभी किसी ने देखा नहीं है। वैक्सीन आ गई, इंडिया में भी आ गई वैक्सीन, लेकिन पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, क्या शेप होगी, उसकी अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है उसमें। लेकिन इस टाइम पे इंडिया और यूएस के जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइन करते हैं, और बहुत ज्यादा अलाइन करते हैं। इंटरडिपेंडेंसीज है थोड़ी सी वहां पर, चाहे वो जियो स्ट्रेटजी और जियो पॉलिटिक्स में हो, और इकोनॉमिक फील्ड में भी हो। और अगर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखें, तो वो नेचुरली यूएस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें काफी इंडियन ओरिजिन अमेरिकन जो हैं, उनके खास एडवाइजरी पोजीशंस पर हैं, अबाउट 17 ऑफ देम, और की पोजीशन में है ये। तो थोड़ा बहुत तो उससे फर्क पड़ता ही है। और मेरे हिसाब से जो है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिसीज जो है, चाहे रिपब्लिकन की थी या उससे पहले प्रेसिडेंट बराक ओबामा की थी, वो फॉलो करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, हमारे काफी मिलिट्री लेवल पे भी हम काफी सामान उनसे ले रहे हैं। इश्यूज हैं, काटसा पे इश्यू है, अगर हम S-400 लेंगे ही लेंगे, तो वो आगे कैसे होता है वो देखना है। कई कई सवाल ये भी उठा रहे हैं कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे डोमेस्टिक पॉलिसीज जो है हमारी, उस पर क्वेश्चन मार्क करेगी। बट कैसे होता है ये अभी वक्त ही बताएगा। मेरे हिसाब से जो अमेरिकन है, इन द एंड वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, और उनके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट अभी अलाइन करते हैं। देयर इज अ कन्वर्जेंस, कांग्रेस ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा सर, आपने एक बात की अपने डिस्कशन में कि आप S-400 लेंगे। अच्छा, मॉस्को में थोड़ा सा ये इंप्रेशन है कि शायद जो भारत है वो टिल्ट कर गया है अमेरिकन ब्लॉक में, और पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ इंडो पैसिफिक। उसमें मैं अलग सवाल आपको करूंगा इंडो पैसिफिक पे। लेकिन जल साहब ये बताएं, आप ये जो S-400 ले रहे हैं, दिस इज योर मिलिट्री नीड और दिस इज अबाउट बैलेंसिंग अमेरिका एंड रशिया? इट इज फर्स्टली प्राइमरी नीड जो है मिलिट्री की है, और S-400 जो है हमने इवेल्युएट करा है, एंड वी फाउंडेड द बेस्ट इक्विपमेंट, और हम उसको अपने मिलिट्री नीड्स के ले रहे हैं। इट्स अ डिफेंसिव वेपन, इट्स अ डिफेंस वेपन, एंड वी हैव टू हैव कैपेबिलिटीज। देखिए, हमारे जो हम साउथ एशिया में हैं, चाइना के साथ जो हो रहा है सबको मालूम ही है, और पाकिस्तान से रिलेशन भी हमारे कोई खास अच्छे नहीं है, ना पाकिस्तान के हमारे से अच्छे हैं अभी इस वक्त पे। एंड ये फैक्ट्स हैं इसके। एंड हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पाकिस्तान चाइना, जिसको नेक्सस बोलते हैं। हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। टू इंश्योर पीस वी हैव टू बी मिलिटरी कैपेबल, डिफेंस प्रिपेयरनेस होगी। तो S-400 तो हमारा एक चोजन वेपन है। यस, दूसरी बात ये भी है कि हमको रशिया और यूएसए को बैलेंस भी करना पड़ता है। दीज आर नेशनल पॉलिसीज। हमारा अबाउट 60% जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो रशियन ओरिजिन का भी है। तो ये नहीं कहूंगा कि वो सीधा रशिया से सीधा सोर्ड ओरिजिन वेपनरी से सीधा यूएस में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन हमें जहां पर वेपनरी ठीक लगती है हम वो लेंगे। और खासतौर से इंडियन आर्म फोर्सेज अगर आप देखें, हमारे वेपन जो हैं रशिया से हैं, यूएस से हैं, इसराइल से हैं, फ्रांस से हैं, लेकिन हमारी जो आर्मी है, आर्म फोर्सेज हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड दिस सेम फॉर पाकिस्तान ऑल्सो।
आपके चाइनीज हथियार में मिलिट्री हार्डवेयर, अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर है, आपका रशियन मिलिट्री हार्डवेयर आपके पास, तो आपने उसको अच्छी तरह एक्सप्लॉइट कर रखा है। तो हमारी आर्मीज जो है आउटफोर्स बड़े अडेप्टेबल हैं, और हम उनको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं ये हमको अच्छी तरह आता है। अच्छा सर, एक बात बताएं कि इसमें एक थोड़ा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इससे लिंक होता है। आप जितनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, S-400 ले रहे हैं, अपना उससे इसराइल से, अमेरिका से 2+2 में भी आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल रही हैं। सो डू यू फोरसी कि आपका जो मिलिट्री बजट है वो थोड़ा मजीद बढ़ेगा? बिकॉज इन लास्ट 10 years वी हैव नोन कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स। सो आप समझ रहे हैं कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के की वजह से, आप कह लें, इनकी तो हर वजह नहीं होगी, माजी की वजूहात की बिना पे भी, और जो करंट इश्यूज हैं, इंडिया का मिलिट्री बजट बढ़ सकता है आइंदा कुछ सालों में आइंदा? हाँ जी, देखिए मिलिट्री बजट तो हमारी नेशनल लेवल पे वो कंपीटिंग प्रायोरिटीज हैं, और हमारे पास मतलब जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है, कोई शक नहीं है उसमें, और बजट लिमिटेड है, उसको ऑप्टिमाइज करना कैसे करना है वो चैलेंज रहेगा। हम ऑलरेडी हमारे नए स्ट्रक्चर आ गए हैं जगह पे, हम सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। हमारे एक्सपोर्ट शुरू हो गए हैं जो पहले नहीं थे हमारे पास, वो 10,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट करा है, और भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये काफी सारी चीजें जो चल रही हैं एक साथ, हमारे 2 डिफेंस कॉरिडोर आ रहे हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में, तो एक साथ काफी सारे हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं जो हमें आगे ले जाएंगे। लेकिन इन द इमीडिएट टर्म, क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस को प्रेजेंट रेलिवेंट होना पड़ेगा, फ्यूचर रेडी होना पड़ेगा, ये मेजर चैलेंज होता है, प्रेजेंट रेलिवेंट फ्यूचर रेडी। इसलिए हमको अभी एक मेरे ख्याल से बजट जो है इस बारी कुछ 1 महीने के अंदर आने वाला है, मतलब उसको देखने नेक्स्ट मंथ, तो उसको देखना पड़ेगा, बजट सेशन शुरू 29 को शुरू होगा, कि क्या मिलता है हमको, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो चैलेंज रहेगा हमारा। बजट ज्यादा नहीं बढ़ सकता है हमारे पास, कोविड की वजह से वैसे इकोनॉमी सबकी डाउन है, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करना ये चैलेंज रहेगा। सर, ना आपका जो वीडियो लिंक है उसमें थोड़ी ना रुकावट आ रही है। अगर आप काइंडली एक दफा इसको ड्रॉप करके दोबारा ज्वाइन करें तो हम इसी शो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसी को अगर ड्रॉप करके दोबारा ज्वाइन कर लें काइंडली व्यूअर्स। जी सर, व्यूअर्स मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया, जो कि आपको पता है कि इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन रहे हैं और अभी भी एक थिंक टैंक को चला रहे हैं, एंड ही इज नोन एज अ वेरी सीनियर वाइस जनरल। जी सर, जी सर। बेटर है अभी? सर इट सीम्स बेटर सर। ओके, थैंक यू। यस सर। Sir, the coming next point जो है, that is about the media and the national security issues in India. I'm speaking on a strategic level, on a larger framework, not about any petty issue. So, how do you see that, since you have been the DGMO and you know that media आज के दौर में तो बहुत important है, mainstream media बहुत important था, अभी तो alternate media भी बहुत important है. Sir, do you really believe कि ये जो hyper nationalism we see in India, और ये जो हम जो नेशनलिस्ट ट्रेंड्स दोबारा इंडिया में आ रहे हैं, ये हम ये समझ रहे हैं कि मीडिया इज सपोर्टिंग द आर्म फोर्सेस एंड मीडिया इज सपोर्टिंग द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एज वेल। सो मीडिया का रोल आप कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ जो, और इसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा दिस इज व्हाट वी बिलीव इन पाकिस्तान, कि बहुत ज्यादा जो जिंगोइज्म आ रही है या जो हाइपर नेशनलिज्म आ रही है, दिस इज बिकॉज मीडिया इज प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट even not to develop good ties with Pakistan, क्योंकि कुछ अगर LOC पे कुछ हो जाता था तो वो कहते थे भाई, वो प्रेशर डालते थे सरकार के ऊपर। So on a larger framework, how do you see this hyper-nationalism, media, jingoism? Do you think that somehow the state institutions are supporting this, or this is a natural appetite in India, sir? देखिए, इंडिया में ओवर 1000 न्यूज चैनल्स हैं। जो लास्ट काउंट में 2 साल पहले मैंने जो रिसर्च करी थी, 970 न्यूज चैनल्स थी। जो लिमिटेड स्पेस आई बॉल्स के लिए, TRPs आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो न्यूज चैनल का कंपटीशन इतना हो गया है कि दे वांट बेसिकली जो TRPs और जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है न्यूज चैनल्स की, दैट डिपेंड्स ऑन TRPs। तो मेरे हिसाब से यस, देयर आर थिंग्स which can be better. There can be more objectivity in reporting, more responsibility in reporting. There's there, but all channels are not irresponsible. All they are doing what they think is, they believe in it. जो उनको विश्वास है, जो बिलीव करते हैं, जो कन्विक्शन है, वो करते हैं। लेकिन ये कहना कि जो वो नेशनल पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पब्लिक सेंटिमेंट बहुत जरूरी होता है। और जैसे कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में
इंफॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नेशनल पावर होती है उसमें। तो जरूरी बात है कहीं पर हमारी पीआईबी है, हमारे दूरदर्शन है जिसका वाइडेस्ट रीच है, इट इज द लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द रीच इटसेल्फ। तो कहीं पर हमें देखना पड़ेगा ये कि वी शुड नॉट गो ओवरबोर्ड। वो कॉशन जरूरी बात है, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि जो कॉशन है वो जरूरी बात है। और जिंगोइज्म तो हमेशा होगी उसमें, मीडिया तो जिंगोइज्म नहीं होगी तो स्टोरी नहीं बनेगी, क्योंकि स्टोरी जो आपने सेल करनी है मीडिया को, तो इट हैज टू अपील टू द पब्लिक। और पब्लिक में अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ तो कोई स्टोरी नहीं है, अगर मैं चोरी करूँ तो स्टोरी है, तो स्टोरी तो ऐसी ही होंगी। तो मीडिया के साथ तो हमको लेके चलना पड़ेगा, मिलकर चलना पड़ेगा। और कई एनालिसिस आप देखिए बहुत अच्छे आते हैं मीडिया में, मतलब मैं भी मीडिया को देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, समझता हूँ और मैं उनसे सीखता भी हूँ। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जिंगोइज्म तो होगी ही होगी, चाहे कहीं पर क्यों ना आप देख लीजिए। अगर आप मीडिया हाउस कहीं भी देख लीजिए अभी, तो जिंगोइज्म तो हर एक जगह है ही है, चाहे कोई भी नेशन क्यों ना हो। और हमने अभी ये हाल ही में यूएस में भी देखा, इंडिया में भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। और जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहना कि सिर्फ मीडिया पब्लिक सेंटीमेंट ड्राइव करता है, ये भी मैं पूरी तरह से नहीं मानूंगा, काफी सारे और फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। लेकिन मीडिया हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया ऑल्सो एंड वी हैव ऑब्जेक्टिव मीडिया ऑल्सो। तो वी हैव अ मिक्स ऑफ मीडिया, सब रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। व्हेन यू हैव 1000 चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज एवरी 1 आवर, तो उनको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, तो ये तो होगा, हमको इस दुनिया में जीना पड़ेगा। और आप कॉर्पोरेट मीडिया की बात करी आपने, वो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तो, मतलब वो जो जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ही, अभी तो आज तो प्रेसिडेंट ही है, कल तो नहीं होंगे वो, तो वो बोलते थे कि आई एम द शेक्सपियर ऑफ 140 कैरेक्टर्स। तो ट्विटर ने उनको अभी बैन कर दिया है, लेकिन 140 कैरेक्टर शेक्सपियर थे, और वो जो सुबह ट्वीट करते थे उससे पूरी दुनिया चलती थी उस दिन की। तो ये तो हमें, वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड। अच्छा सर, एक बात बताएं, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि टीआरपीज हैं और 1000 चैनल है द न्यूज स्टोरी, बट सर द वे इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इट्स इमेज ग्लोबली एज ए कि जी हम एक थोड़ी सी एक वी आर ए रीजनल पावर और वी आर ए ग्रेटर पावर। सो मैं एक इसी से सवाल लिंक कर रहा हूँ, व्हेन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड गोज विद दिस के, वैसे तो हमने अमेरिका में भी देखा को मीडिया इतना वो अपनी मर्जी से चलता है, लेकिन सर डू यू जैसे ग्लोबल मीडिया इंडियन मीडिया के ऊपर स्टोरीज बनाता है कि देखें यहाँ पे मीडिया जो है ये इस तरह की चीजें करता है। सो समहाउ जो स्टेट का नेशनल ऑपरेटस है वो ये सोचता है कि ऑल्दो मीडिया इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, दे आर कंप्लीटली, दिस इज अ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो जब वो जो मुल्क का एक इमेज कंस्ट्रक्शन होती है या जब डिस्कशन होती है, तो लार्जर फ्रेमवर्क में दैट डजंट गिव गुड वाइब्स। जैसे कि पाकिस्तान में भी हम कहते हैं कि हमारे मीडिया का प्रॉब्लम यह है कि दिस इज टू मच इंटरनल, बहुत ज्यादा देखता है, ये बाहर देखते नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, आप बाहर भी बहुत कुछ देखते हैं। सो ग्लोबल इमेज शेपिंग में मीडिया इज नॉट टेकन एज ए पॉजिटिव थिंग इन इंडिया। सो इसमें कभी हाउ डू यू सी दिस सब? ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। एक तो हमारा मीडिया टोटली इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, मीडिया इज इंडिपेंडेंट, दैट्स हाउ मीडिया शुड बी इंडिपेंडेंट ओनली। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इट्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सर्टन ब्रॉडकास्टिंग जो नॉर्म्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे, सबको करने पड़ेंगे, हम सोसाइटी में रहते हैं। और जो हमें जो खासतौर से आपने वर्ल्ड की बात करी, वेस्टर्न वर्ल्ड है, मैं एक चीज तो बताना चाहूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो हमारी रीजन को एक डिफरेंट प्रिज्म से देखते हैं। वो खासतौर से यूरोप में, वेस्ट में भी, इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हमारा रीजन हो, उसको डिफरेंट प्रिज्म से देखते हैं। और ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये वो चाहते हैं कि हम जो देखते हैं, जो वही के वही जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो हम पे एप्लीकेबल नहीं है। उनके स्टैंडर्ड जो है वो ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड खराब है। तो ये तो ड्यूअल सॉर्ट ऑफ थिंकिंग है, चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो, इंडिया क्यों ना हो, आप किसी को देख लीजिए, वो हमेशा ड्यूअल स्टैंडर्ड्स रहेंगे वहां पर। और ये वर्ल्ड है, हम भी उनको ड्यूअल स्टैंडर्ड देखते हैं, हम भी उनको अपने प्रिज्म से, अपने तरीके से देखते हैं, लेकिन वो थोड़ा हमें ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं हमारे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो इंडियन मीडिया है वो है, अगर आप सिर्फ 2, 4, 5 न्यूज चैनल को छोड़ दीजिए, अगर आप हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके एडिटोरियल देखिए, उनके जो मेजर पीसीज हैं वो देखिए, बहुत ऑब्जेक्टिव लिखते हैं वो। और हमेशा ही मतलब उन्होंने बड़ा एक चेक एंड बैलेंस है ये जो मीडिया है, और बहुत जरूरी मीडिया है जो चेक एंड बैलेंस है हमारे नेशनल पॉलिसीज पे, हमारी पब्लिक पे, और पब्लिक को इन्फॉर्म करने में ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है सर। सर अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो है सीडीएस एंड आर्म फोर्सेस पे। सर अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि व्हाई वाज द ऑफिस ऑफ सीडीएस रिक्वायर्ड, क्यों सीडीएस को ऑफिस जरूरी था आपकी नजर में सर? ठीक है। हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो कॉम्बैट हार्डेंड है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लीज जॉइंट थे हमारे। हमारे स्ट्रक्चर नहीं, जैसे पाकिस्तान में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, हमारे यहाँ नहीं थे। तो ये खास तौर से कारगिल के बाद एक कारगिल रिव्यू कमेटी थी, जिसमें हमारे बहुत मिस्टर सुब्रमण्यम थे, उन्होंने कारगिल रिव्यू कमेटी करी, सब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे। तो उन्होंने बोला जॉइंटनेस जरूरी है, इंटीग्रेशन जरूरी है, सिनर्जी बिटवीन द आर्म फोर्सेज जरूरी है, सिनर्जी बिटवीन ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जरूरी है। तो उसके लिए सीडीएस उन्होंने रिकमेंड किया था। लेकिन हमारा एक देश है जहाँ पर हम बड़ा स्लो चलते हैं, कई कई डिस्ट्रिक्ट बड़े लेथार्जिक और लेट होते हैं हमारे। सीधी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो सीडीएस जो 2002 में रिकमेंड हुआ था, वो 18 साल के बाद हमको 1 जनवरी 2020 में हमको सीडीएस अपॉइंट कर दिया। तो एक बहुत ही गेम चेंजर ये रिफॉर्म है। हायर स्ट्रक्चर जो है हमारे, मेजर रिफॉर्म्स चाहिए हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ एमओडी का कंट्रोल जो है आर्म फोर्सेस पे बहुत मैं समझता एक किस्म से अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी। क्योंकि हमारे जो सर्विस हेडक्वार्टर्स हैं, एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन वो देखते हैं, दूसरा देखते हैं। और अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि हम तो हमारे यहाँ पर जो आर्म फोर्सेस सब सर्वेंट है, मिनिस्ट्री पॉलिटिकल मिनिस्टर डिफेंस सब सर्वेंट है। उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, जो कहते हैं, जो हुक्म है, हम वही वही कभी करते हैं। जो ऑफिस ऑफ सीडीएस अभी 1 पॉइंट जो है एडवाइजर है टू द एपेक्स लेवल। और काफी सारी चीजें इसमें जो है वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और मिनिस्टर डिफेंस को मिला के चल रहे हैं। और बाकी स्टेक होल्डर, मिनिस्टर होम अफेयर्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, डीआरडीओ हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है अभी एक हेड के नीचे आ गई हैं और उनकी मानी जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गेम चेंजर है, ये बहुत ही अच्छी अपॉइंटमेंट है, जो बहुत सालों से जरूरत थी। और इन कीपिंग विद आर जो हमारी न्यू एज वॉरफेयर है, जैसे न्यू एज वॉरफेयर अभी जो है लीनियर वॉरफेयर नहीं है, जैसे हमने पहले पहले हम करते आए हैं, लैंड, सी, मैरीटाइम, एयर। अभी स्पेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, साइबर बड़ा अच्छा है, और मीडिया, खास इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। हम अभी सोशल मीडिया की बात करें, वर्चुअल सोसाइटल वॉरफेयर है एक किस्म से, जो जो हो सकता है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं। तो ये सारी चीजें मिला के अगर हम चलना पड़ेगा। और जैसे खास तौर से मैंने पहले भी बताया, हमारे बजट लिमिटेड है, और उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है। तो सीडीएस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत गेम चेंजिंग है। और हमारे जो सीडीएस आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको हैंडल किया है। बहुत डिफिकल्ट जो है, एक 250 साल पुरानी हमारी आर्मी है, उसको उसमें चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है, रेसिस्टेंस चेंज है, बहुत मुश्किल चेंज लाना। लेकिन कई कई चेंजेस हमारे अभी मोशन में शुरू हो गए। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, एक छोटा सवाल है और फिर उसके साथ एक बड़ा सवाल अटैच है। पहला सवाल छोटा ये अटैच है कि ये जो है रिवॉल्विंग पोजीशन है, कि मतलब ये नेवी और एयरफोर्स के पास भी जाएगी, या कि ये सिर्फ आर्मी अपने पास रखेगी? और इसी के साथ जो सवाल मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको नहीं लगता सर, आपने ठीक कहा कि 18 साल बाद और एक वो ज्वाइंटनेस इसमें कमी थी, आपको नहीं लगता कि इसके आने के बाद जो एयरफोर्स और नेवी के अंदर थोड़ी कमी है? फॉर एग्जांपल जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही थी इंडिया के अंदर, तो उसमें जो सीडीएस है, ही इज नॉट, ही डिडंट वांट के जी आप एयरक्राफ्ट कैरियर लें। तो आप नहीं समझते कि नेवी और एयरफोर्स नेग्लेक्ट हो जाएगी एंड आर्मी विल हैव एन इन्फ्लुएंस मोर ऑन द स्ट्रक्चर? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ। मेरे ख्याल से ये उल्टा होता है, मेरा एक्सपीरियंस उल्टा है। जो होता है ना, एक वो होता है ना, जो राजा होता है उसको फेयर बनना पड़ता है। तो जो आर्मी है वो सोचती है, क्योंकि वो आर्मी के सीडीएस हैं, तो पहले सीडीएस है हमारे, नेक्स्ट में एयरफोर्स होगा, नेवी होगा, मुझे नहीं पता। और मेरे ख्याल से ये प्रोरेटा नहीं होना चाहिए। जो बेस्ट मैन है इस काम के लिए, उसको सिलेक्ट करना चाहिए। ये मेरा कहना है, और मेरे ख्याल ऐसा ही होगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो आर्मी समझती है, क्योंकि वो आर्मी के सीडीएस हैं, तो उनको एयरफोर्स और नेवी को ज्यादा कंसेशन देने पड़ते हैं। नेवी और एयरफोर्स समझते हैं कि क्योंकि वो आर्मी के हैं, वो आर्मी को ज्यादा लुक आफ्टर करते हैं, ज्यादा समझते हैं। तो ये कंफ्लिक्ट तो हमेशा चलती रहेगी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। ये कंफ्लिक्ट हर एक जगह चलेगी, चाहे विद मिनिस्ट्रीज हो, विद फोर्सेज हो। और ये हमारे देश में, हर देश में मैंने देखा है ये। यूएस में भी जॉइंटनेस आई थी, 86 कोल्ड वॉर एक्ट आया था। उसके बाद भी अगर आप देखें वहां पर, तो एक कंपटीशन की स्पिरिट रहती है हमेशा सर्विसेज के बीच में, और इंटर सर्विस भी। अगर आर्मी में भी देख लें आप, इन्फेंट्री में भी रेजिमेंट्स के बीच में रहेगी,
आर्टिलरी और आर्मर्ड के बीच में रहेगी। तो ये तो बड़ी नॉर्मल है ये, क्योंकि एक बड़ी कॉम्पिटिटिव हमारे जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी, एक्सटर्नली तो इंटरनलाइज तो होगी। मैं ये समझता हूँ कि जो सीडीएस है, एक्सेप्टेबिलिटी है उनकी, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी, या ठीक बोला आपने, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे पैसे हैं क्या? अगर हमारे पैसे हैं तो क्यों नहीं? तो बजट को ऑप्टिमाइज, वही मैं कह रहा हूँ, बजट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। चाहे चाहे हम एयरक्राफ्ट कैरियर ले लें, चाहे हम मिसाइल्स ले लें, चाहे हम टैंक्स ले लें, चाहे हम इन्फेंट्री सोल्जर्स को लगा दें अपने बॉर्डर पर, तो ये प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा। और ये अभी खास तौर से अभी सीडीएस जो है वो प्रायोरिटाइज करेगा। पहले क्या होता था, हम हर एक को खुश रखने के लिए थोड़ा थोड़ा बांट देते थे सबको। उसमें क्या होता, किसी का पेट नहीं भरता था। एक किस्म से, जैसे मैं कहता हूँ ना, हम प्रसाद बांटते थे सबको, थोड़ा थोड़ा सबको मिलना चाहिए। तो उसमें किसी भी बजट हेड के नीचे सबको कुछ नहीं मिलता था, थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल जाता था। तो अभी जो है एक सिनर्जी आ गई है। अभी हम इंटीग्रेट थिएटर्स की बात कर रहे हैं, अभी आएंगे, जब आएंगे, जब क्या शेप होगा उनका, कैंटोस क्या होंगे, वो देखने की बात है। लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, और ये जरूरत है हमें कल के लिए, और खास तौर से जो न्यू एज हमारे वॉरफेयर उसके लिए, जो नए थ्रेट्स है हमारे उसके लिए। तो ये मेरे ख्याल से सीडीएस जो है, एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी। हर एक चीज को टाइम लगता है एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, और नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों ऑन बोर्ड हैं अभी। और माइंडसेट्स जो हमारे बहुत मुश्किल है। फौजी जो है बहुत माइंडसेट होता है उसका, बहुत रेसिस्टेंस होता है, उसको कोई चीज बदले नहीं कर सकता है। उसने सुबह 5 बजे उठना ही होता है, जो मर्जी कर ले, जब बड़े रिटायर हो जाए वो। तो उसी हिसाब से चलेगा फौजी जो है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी है। तो उसको जो माइंडसेट तोड़ने की चीज है, तो अभी धीरे धीरे माइंडसेट जो है, एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी, टाइम लगेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, सीडीएस जो बिपिन रावत साहब हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ही हैज बीन टू मच पाकिस्तान सेंट्रिक। सो बहुत सारे जो क्रिटिसिज्म मैंने पढ़ा सुना इंडिया के अंदर, वो ये भी है कि ही डजंट अंडरस्टैंड दैट चाइना टू थ्रेट को उस तरह नहीं समझते। सो मैं, वैसे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ कम सीडीएस कैन नॉट अंडरस्टैंड कि चाइना का वो थ्रेट नहीं समझते होंगे, लेकिन वो ज्यादातर वो पाकिस्तान में वो जो के हवाले से या कश्मीर के हवाले से इन चीजों में इंगेज रहे हैं। सो ही डजंट अंडरस्टैंड चाइना एट ऑल। सो इज देयर अ रियलाइजेशन के ऐसी बात है, या आप समझते हैं कि कलेक्टिवली जो एमओडी है या आपका जो आर्म फोर्सेस है, दे अंडरस्टैंड चाइना एज ए थ्रेट? देखिए, जनरल बिपिन रावत एक बहुत प्रोफेशनल सोल्जर है। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने 3 कोर कमांड करी है। 3 कोर जो है हमारी नॉर्थ ईस्ट में है, इट लुक्स आफ्टर द चाइना बॉर्डर, एलएसी, और चाइना बॉर्डर को देखती है। उन्होंने वहां कोर कमांड करी है। वो ईस्टर्न कमांड जो चाइना को देखता है, वहां पर रहे हैं। तो ये कहना कि वो चाइना नहीं समझते, आई थिंक दैट विल बी वेरी अनफेयर टू एनीवन। इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अगर हम चाइना नहीं समझेंगे तो हम, मैं ये नहीं कहता हम चाइना समझते हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम चाइना को बहुत कम समझते हैं, लेकिन हमारा फोकस रहता है चाइना पे हमेशा। ऐसी बात नहीं कि चाइना फोकस नहीं करते हैं हम। खास तौर से जो है चाइना जो है हमारा हमेशा से एक लॉन्ग टर्म थ्रेट रहा है। अभी तो शॉर्ट टर्म हो गया है, लेकिन 2020 मार्च से पहले या अप्रैल से पहले तो हमेशा इट वाज नॉट अ इमीडिएट थ्रेट। जो हमारे इमीडिएट थ्रेट था वो बेसिकली पाकिस्तान से था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, कश्मीर में था, इंटरनल सिक्योरिटी था, प्रॉक्सी वॉर थी। तो हमको तो उसको प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि जो सीडीएस है वो चाइना को नहीं समझते हैं, जिन्होंने 3 कोर को कमांड किया है, जो ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, उन्होंने टेन्योर्स करे हैं, एज अर्ली टेन्योर्स करे हैं चाइना के बॉर्डर में, लद्दाख में। तो ये कहना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं, अनफेयर टू हिम टू से दैट ही डजंट अंडरस्टैंड चाइना। एंड अगर इंडियन आर्मी में अगर आप जनरल बने हैं और आप चाइना को नहीं समझते, तो आपको जनरल बनने का कोई हक नहीं है। मैं ठीक बात कर रहा हूँ। हम उसके बारे में बोले ना, अलग बात है, लेकिन ये कहना कि हम चाइना को अच्छी तरह समझते हैं, मैं नहीं मानूंगा कि हम अच्छी तरह नहीं समझते, अच्छी तरह नहीं समझते। कभी भी हम अपने एडवर्सरी को हम अच्छी तरह समझना चाहते, जितना भी समझना समझे उतना कम है। लेकिन हम चाइना को स्टडी करते रहे हमेशा, ये शुरू से स्टडी करते रहे, स्टडी करते रहेंगे, और जितना ज्यादा हो सके समझ सकते हैं। पाकिस्तान को समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि हमारा कल्चर मिलता है, हमारा थॉट प्रोसेस मिलता है, काफी सारे अगर मुझे पाकिस्तान के नाम भी लेने पड़ते हैं तो मुझे बड़ा आसान सा होता है उनके नाम याद करने के लिए, जगहों के नाम याद करने के लिए, लोगों के नाम याद करने के लिए। ये चीज पाकिस्तान में तो हमारे तो थोड़ा सा मुश्किल होती है सब। हाँ, ठीक है सर। अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, एक और स्ट्रेटेजिक नेचर का क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट इंडो पैसिफिक रीजन, चाइना एंड इंडिया। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जितना ज्यादा ग्लोबल कम्युनिटी सारी की सारी इंडो पैसिफिक में आ गई है, सो हाउ डू यू सी दिस इन इंडिया
कि क्या आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है, या ये आपको क्योंकि एक जनरल नोशन भी है जिसको रशियंस और पाकिस्तान वो सारी बातें या चाइनीज समझते हैं कि शायद इंडिया को एक जो है वो एक बना दिया जाएगा, दिस ऑल इन्फ्लुएंस इन दिस पार्ट ऑफ द रीजन विल बी एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया जो है उसको चाइना के मुकाबले में खड़ा कर दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि इंडिया चाइना के दरमियान जंग होनी है, ये कब होनी है वी डोंट नो, लेकिन ये दिस इज ऑन द कार्ड्स। सो ये जो इंडो पैसिफिक में राइजिंग ग्लोबल अटेंशन है, राइजिंग ग्लोबल प्रेजेंस है, फ्रेंच, जर्मन, नीदरलैंड, इन सब ने अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स इंडो पैसिफिक की दे दी हैं। सो हाउ डू यू सी दिस के इज देयर अ वॉर ऑन कार्ड्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिकॉज ये जितना ग्लोबल क्लाउड यहाँ पे बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं पे आपको आमने सामने ले आएंगे? देखिए, आई थिंक इसमें जो है इंडिया इज एन रिस्पॉन्सिबल पावर, वी आर अ पावर एंड वी आर नॉट अ रीजनल पावर एनीमोर, वी आर अ ग्लोबल लीडर, हमें कोई शक नहीं होना चाहिए उसमें। बहुत अभी हमारी इकोनॉमी देख लीजिए आप, डिस्पाइट कोविड हमारे नीचे है, लेकिन मिलिट्री देख लीजिए, हमारी डिप्लोमेसी देख लीजिए, फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, तो वर्ल्ड हैज रियलाइज दैट 2018 की जो उनकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, एक पेपर अभी डिक्लासिफाई हुआ है पिछले 2-3 दिन पहले, अगर आप उसको स्टडी करें तो जरूरी बात है, यूएस वांट्स टू बूस्ट इंडिया एज एज अ काउंटर वेट टू चाइना, बट इंडिया भी ऐसा कोई वो नहीं है कि हम हर एक के साथ चले जाएंगे। देखिए, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे अपने इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम ऐसा देश नहीं जो जिसको हर कोई पुश कर सके। लिंकेजेस हैं हमारे पास लिवरेजेस भी हैं, और ये यूएसए के कहने में अगर हम चाइना से लड़ लेंगे तो आई डोंट थिंक ये कोई भी देश करेगा। जब एक वॉर होती है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रोजेक्ट करने के लिए होती है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूएसए भी हो, तो दूसरे के लिए कोई नहीं लड़ता है। ये एक्सपीरियंस तो सबको होना चाहिए, खासतौर से पाकिस्तान को अगर बोला 71 में चाइना आएगा आपकी हेल्प के लिए, तो कोई नहीं चाइना नहीं आया, तो चाइना को सूट नहीं करता था। या यूएसए ने 7th फ्लीट भेज दी बे ऑफ बंगाल में, लेकिन उसके आगे नहीं करेगा कोई भी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोस्चरिंग एंड हेल्पिंग। तो अगर वो सोच रहे हैं हमको मैनिपुलेट कर लेंगे, तो आई थिंक इंडिया में भी काफी लोग हैं जो सोचते हैं कि मैनिपुलेट कर क्या मैनिपुलेट कर लेंगे, हमारे भी तो अपने इंटरेस्ट है देखिए। और जहाँ इंडियन ओशन का सवाल है, इंडियन ओशन रीजन तो हमारा रीजन है ही है, हमें तो उसका वी आर प्लेयर इन दैट रीजन, हमारा वहां से सब कुछ आता है, इकोनॉमी है हमारी वहां से आती है, वी नीड द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वी आल्सो आर लुकिंग फॉर अ ग्लोबल बेस्ड मतलब रूल ऑर्डर, मुझे ग्लोबल रूल ऑर्डर, तो ये तो है ही है उसमें। और हम बिल्कुल पेनिनसुलर कंट्री है, मैरीटाइम पावर है, हम वहाँ बैठे हैं, बिल्कुल हमारे पास बेसिस की जरूरत नहीं है, हमारे पास बेसिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वहां पर। तो ये बाहर से जितनी नेवीज आ रही है, अभी देखिए इंडियन ओशन रीजन में 2040 के करीब, 2050 के करीब वॉरशिप एनी टाइम रहती है हमारी। तो दीज आर द थ्रेट टू ऑल इंडियन ओशन रीजन नेशंस, इंडिया खासतौर से। तो हमारा जो ऑयल आता है वहां से, चाइना का पूरा ट्रेड यहाँ से जाता है, ऑयल जाती है, 80% ऑफ द चाइनीज ऑयल ट्रेड पासेस थ्रू द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। मलक्का स्ट्रेट देखिए आप, मलक्का स्ट्रेट तो बिल्कुल ऐसे है जहाँ पर तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा वहां पर। तो इसमें जो इंडिया है द मेजर रोल टू प्ले, अभी जो क्वाड है, इट इज स्टिल अ डेवलपिंग सॉर्ट ऑफ फोर नेशन जो है अलायंस है, अलायंस नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अलायंस एक किस्म से अलायंस भी है ये। तो ये तो अभी चलता रहेगा। इंडिया नोज हाउ टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट एंड वी विल प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। जहां तक चाइना इंडिया के वॉर का सवाल है, वॉर जो है हमेशा जो होता है वो इट्स लास्ट, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स लास्ट रिजॉर्ट, कोई ऑप्शन नहीं होता है कभी भी। और चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है इंडिया से वॉर करना, ना इंडिया के इंटरेस्ट में चाइना से लड़ाई करना। एंड अभी भी देखिए जो हुआ मई जून में हुआ है गलवान के बावजूद भी, उसके बाद सिचुएशन काफी स्टेबल है अभी भी लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, हमारा चल रहा है, 9th राउंड ऑफ टॉक्स होंगे, कब होंगे, क्या होगा, विंटर्स के बाद स्प्रिंग ऑफ 2021 में क्या होगा, तो देयर आर अनसर्टेनिटीज जरूर है। लेकिन वहां पर अभी जो है हम भी वहां डटे हुए हैं, चाइना भी डटा हुआ है एलएसी पे, लेकिन किसी ने भी ब्रिंकमैनशिप नहीं करी है, किसी ने उसको आगे एस्केलेशन, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हो, चाहे दूसरे इलाके में एस्केलेशन हो, चाहे एस्केलेशन ऑफ फोर्सेस हो, नहीं हुआ है। 50,000 उधर भी है तो 50 मिनट डिप्लॉयमेंट हमने करी है, इक्वल एंड म्यूचुअल बिल्डअप करा है हमने भी। तो ये तो चलता रहेगा, बिकॉज वी आर टू नेशंस, बिग नेशन, एशियन जायंट्स हैं, एंड वी हैव अनसेटल्ड बाउंड्री। लेकिन ये कहना कि हम उस पर लड़ लेंगे, आई डोंट थिंक चाइना इज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू वॉर विद इंडिया।
It is not in China's interest. Neither is India's interest to go to war with China. China is looking at the bigger game. The bigger game is challenging US for the global leadership. China looks at a bipolar world. India looks at a multipolar world. बिल्कुल ठीक है सर। चले, ये तो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। सर अगला एक आखिरी सवाल आपसे करना है सर। सर अभी जो 2021 में व्हाट वी हैव सीन इसके और पिछले खास करके जो आपकी कंटेम्परेरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप का जो एक डायरेक्शन है टुवर्ड्स पाकिस्तान, आप क्या देखते हैं? इंडिया जो है वो अपने ईस्ट की तरफ देख रहा है, इट्स ओनली लुकिंग इन इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, साउथ ईस्ट एशिया उधर देख रहा है, या अफ्रीका में देख रहा है, एंड इट बिलीव्स के सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को अब कंप्लीटली ऑफ रखें? सो हाउ मच डज इंडिया मैटर इन पाकिस्तान मैटर्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी और इन टर्म्स ऑफ इंगेजिंग, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में एक अंडरस्टैंडिंग यह है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान क्योंकि दहशतगर्दी की जंग लड़के अब कनेक्टिविटी चाहता है, ग्रोथ, इकोनॉमी चाह रहा है, सो कीप पाकिस्तान अवे फ्रॉम दिस एज ए टैक्टिक और स्ट्रेटजी। सो हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, पाकिस्तान एंड इंडिया नेबर्स विल कंटिन्यू टू बी नेबर्स। हमें एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है और किसी को भी, वरना होना चाहिए। यू डोंट चेंज योर नेबर्स, वी आर नेबर्स एंड वी आर नेबर्स एंड वी आर लार्ज नेबर्स। लेकिन इंडिया शुड नॉट बी पाकिस्तान सेंट्रिक। हमारी पॉलिसीज कांट बी पाकिस्तान सेंट्रिक। We have 1.38 billion people to take care of. उनकी वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा टू मॉडर्न प्रॉस्परस नेशन, सिक्योर नेशन। तो बाय लुकिंग एट पाकिस्तान अलोन, हमारी पूरी एनर्जी और फोकस अगर पाकिस्तान रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। वी आर लुकिंग आउटवर्ड्स, वी आर लुकिंग एट वेस्ट एशिया। ये नहीं कि हम अफगानिस्तान को नहीं देख रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे अफगानिस्तान टॉक्स हुए हैं। अफगानिस्तान में हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ईरान में इन्वेस्टमेंट्स हैं, वेस्ट एशिया में अभी काफी हमने आगे बढ़ा है। साउथ आसियन कंट्रीज तो है ही है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज ले लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज ले लीजिए। ना एक्सेप्टेबिलिटी जो है इंडिया की वर्ल्ड में थोड़ी ज्यादा है बिकॉज ऑफ आवर ओल्ड सिविलाइजेशन, कल्चरल लिंकेजेस हैं, हमारे डायस्पोरा के लिंकेजेस हैं। तो लेकिन हम पाकिस्तान सेंट्रिक अगर रहेंगे तो वी विल डू अ डिसफेवर टू द नेशन। पाकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि जो प्रॉक्सी वॉर है, जो टेररिज्म है, ये एक मेजर इश्यू है पाकिस्तान इंडिया के बीच में। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगी, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जो है वो अप्स एंड डाउन में चलते रहेंगे। अगर मेन जो मुद्दा है जो पाकिस्तान की तरफ से वो कश्मीर का है, हमारी तरफ से टेररिज्म का है, तो कहीं ना कहीं हमको एक दूसरे मिलकर देखना पड़ेगा हाउ टू रिजॉल्व इश्यूज। एंड इफ यू डू नॉट रिजॉल्व इश्यूज, एटलीस्ट हाउ टू मूव फॉरवर्ड in a number of things. अभी देखिए, मैं कहीं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान wanted the vaccine from India. Well, if Pakistan wants it and if we can have good relations, why not? But the point is that it can't be one-sided. It has to be two-sided relationship. चलिए, लेट्स सी सर। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ कश्मीर और टेररिज्म नहीं है, पाकिस्तान भी अब यही समझता है कि पाकिस्तान में भी जो दहशतगर्दी है वो इंडिया करा रहा है। बट एनी हाउ, दीज आर पर्सपेक्टिव्स एंड आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडिया जस्ट कांट बी पाकिस्तान सेंट्रिक एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। So with all this perspective, sir, thank you very much for sharing your time and ideas and और आपने जो ज्ञान हमें दिए अपने, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके अच्छा लगता है हमेशा। थैंक यू वेरी मच इंडीड। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। बहुत मेहरबानी।